दो विषय रहेंगे। एक, धन योग कैसे देखते हैं, कुंडली में धन योग कैसे देखते हैं, और एक, दशाओं को पढ़ने की टेक्निक होती है उसके बारे में। जो धन योग है, धन योग बनाने के लिए चार हाउसेज का, उन चार में से किसी दो का संबंध, चार हाउस बताए गए हैं धन योग के लिए, उनमें से किसी भी दो का संबंध हो जाए। दो घरों का संबंध कैसे होता है, या तो दोनों घरों के स्वामी एक साथ बैठे हों, या एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हो, आमने सामने बैठे हों, या फिर एक घर का स्वामी दूसरे घर में, दूसरे घर का स्वामी उसके घर में, राशि परिवर्तन, या फिर उनमें से किसी एक घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, मतलब कि जो धन योग बनाते उन घरों की बात कर रहे हैं। तो कुंडली में धन योग कुंडली में कौन से घर बनाते हैं, दूसरा, पांचवा, नौवां और 11वां, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th, ये घर कुंडली में धन योग बनाते हैं। इनमें से किसी भी दो घरों का संबंध होगा। वो संबंध किस प्रकार से होता है, या दोनों घरों के स्वामी एक साथ बैठे हो, इन दो, पांच, नौ, 11, इन चारों में से किसी भी दो घर के स्वामी एक साथ बैठे हो, या फिर आमने सामने बैठे हो, एक साथ बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे की राशि में बैठे हो, एक दूसरे की राशि में बैठे हो, या दूसरे का स्वामी पंचम में, पंचम का स्वामी दूसरे में, पंचम का स्वामी नवम हाउस में, नवम का स्वामी 11th हाउस में, यानी कि एक ग्रह भी धन योग बना देता है। और आपको पहले बताया गया कि एक्सिस होती है, धुरी होती है। धुरी क्या होती है, दो घरों की धुरी होती है, दो घर आमने सामने होते हैं, उनका एक्सिस बनता है। जैसे पहले और सातवें का, यानी कि पहला घर और सातवां घर आमने सामने है, पहला घर और सातवां घर आमने सामने है। उसी प्रकार सेकंड, एट्थ, थर्ड और नाइन्थ
फोर्थ, टेंथ, फिफ्थ, 11th, और सिक्स्थ, 12th। ये एक्सिस होती है। एक बार गुरुजी फिर से बताइए, मतलब ये 1 7 2 8 3 9 मतलब कैसे एक्सेस, किस किस की एक्सेस? इनके लॉर्ड की एक्सेस, इन भावों के भावेश की? घरों की एक्सिस, घरों की, जो घर होते हैं कुंडली जी में, 12 भाव होते हैं। उन जी 12 घरों में जो घर हैं, दो घर आमने सामने होते हैं। पहला और सातवां घर आमने सामने जी होते हैं। जी जी सेकंड और एट्थ आमने सामने होते हैं। जी थर्ड और नाइन्थ आमने सामने होते हैं। फोर्थ और टेंथ, फिफ्थ और 11th, सिक्स्थ और 12th, ये घर आमने सामने होते हैं। जी जब गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उनके बीच में को लगा होता है, लोहे की राड लगी होती है, क्या होती है? उसको एक्सिस बोलते हैं, धुरी बोलते हैं, धुरी, हिंदी में जी जी धुरी बोलते हैं। तो एक धुरी पर दो पहिए लगे होते हैं। तो उसी प्रकार पहले और सातवें घर के बीच जो धुरी है, वो यानी कि पहले और सातवें घर का एक्सिस बन गया। पहले और सातवें घर का एक्सिस बन गया। सेकंड और एट्थ का एक्सिस बन गया। ये कुंडली है। जैसे सेकंड हाउस के स्वामी कौन है? मून है। मून है। और 11th हाउस के स्वामी कौन है? मंगल, मार्स। मून यानी कि चंद्रमा, मार्स यानी कि मंगल। अब दूसरे और 11वें घरों के स्वामी, सेकंड और 11th हाउस के स्वामी कहाँ बैठ गए? 7th हाउस में, एक साथ। ये क्या हो गया? ये धन योग हो गया। सेकंड और 11th हाउस के स्वामी 7th हाउस में एक साथ बैठ गए। ये क्या हुआ? ये धन योग हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी चंद्रमा और मंगल की दशा आएगी, उस समय व्यक्ति को 7वें घर से संबंधित कार्य करने चाहिए, व्यापार करना चाहिए। अगर उसको अगर अपने धन योग का पूर्णतः लाभ लेना है, तो जिस घर में धन योग बनता है, हमें उस घर को यूज करना पड़ेगा। अब सामने क्या है? सामने फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस खाली है। तो 7वें घर में बैठे हुए जो ग्रह हैं, हेलो, अब आवाज आ रही है? हाँ जी भाई। वो क्या हाँ जी हाँ हुआ? जी हाँ, जी। उसमें थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई थी वो। इसको आपने समझना है।
एक नियम और आप लोगों को मैंने बताया पहले, किसी भी घर में जब कोई ग्रह होता है, किसी भी घर में जब कोई ग्रह होता है, उनका सामने वाला घर यदि खाली हो, सामने वाला घर यदि खाली हो, तो खाली घर में सामने वाले घर में बैठे हुए घरों का ज्यादा प्रभाव होता है। नहीं जैसे समझ में आया, मतलब सामने वाले घर में। जैसे सेवंथ हाउस है ये, सेवंथ हाउस में जी। चंद्रमा और मंगल बैठे हैं, जी। तो सामने फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस खाली है, कोई ग्रह नहीं है फर्स्ट हाउस में। हाँ। तो फर्स्ट हाउस पर ज्यादा प्रभाव किनका पड़ेगा? न कि बुध का पड़ेगा। बुध क्या है, इनके पहले घर के स्वामी है। उन बुध से ज्यादा प्रभाव जो सामने ग्रह बैठा है उनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जैसे आपका कोई मकान है और मकान आपने किराए पर दे दिया और आप रहने चले गए कहीं और, लेकिन आपके सामने जो पड़ोसी रहता है, आपके मकान पर ज्यादा प्रभाव सामने वाले का रहेगा क्योंकि आप तो काफी दूर चले गए। इसी प्रकार जो घर खाली है उसके सामने जो बैठा है ग्रह, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, नहीं कि उसके मालिक का, क्योंकि मालिक तो कहीं और बैठा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो धन योग हो, चाहे वो राजयोग हो, जिस घर में बनता है और जिस एक्सिस में बनता है, हमने उस एक्सिस को यूज करना है। अब एक्सिस क्या है? पहले और सातवें घर का एक्सिस बना हुआ। क्यों? क्योंकि धन योग कहाँ बना है? सातवें घर में। और सातवें घर के सामने क्या है? फर्स्ट हाउस। यानी कि आप अगर फर्स्ट हाउस के कार्य करिए या सातवें हाउस के कार्य करिए। सेवंथ हाउस व्यापार का होता है। जब भी चंद्रमा या मंगल की दशा आएगी तो आपको व्यापार करना चाहिए, नहीं कोई नौकरी करनी चाहिए। तभी आपको धन का लाभ मिलेगा। और आप नौकरी कर रहे हैं तो साथ साथ सातवें घर से संबंधित या जो ग्रह बैठे हैं, इन ग्रहों से संबंधित जो कार्य हैं उनका व्यापार करिए। जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है, जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है, और वो जिन घरों का स्वामी है, ग्रह जिन घरों का स्वामी है और जिस घर में बैठा है, उनका तो रिजल्ट देगा ही देगा वो। लेकिन उससे पहले जिन घरों का स्वामी है और जिस घर में बैठा है, उनके रिजल्ट तो उस दशा या अंतर्दशा में आएंगे। लेकिन उससे पहले उस ग्रह के जो कारकत्व हैं, उस ग्रह के जो कारकत्व हैं, उनके रिजल्ट आएंगे। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा कारकत्व क्या है? मन है। ये छोटी छोटी यात्राएं हैं। जैसे ही चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा आएगी तो आपकी यात्राएं बहुत होंगी। ऐसे कार्य करेंगे आप जिसमें चलने फिरने कार्य ज्यादा रहेगा। मंगल की दशा या अंतर्दशा आएगी, मंगल जिन घरों का स्वामी है उनके तो रिजल्ट आएंगे ही, और जहां बैठा है उसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन उससे पहले मंगल के जो एट्रीब्यूट है, जो कारकत्व हैं, मंगल क्या है? एंगर है, गुस्सा है। मंगल लड़ाई झगड़ा है। मंगल जमीन है, तो जमीन से संबंधित या कोई लड़ाई झगड़े या कोई गुस्सा, वो चीजें साथ में एक्टिव हो जाएंगी। तो इसीलिए जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो और उस समय उस ग्रह के जो कारकत्व हैं उनके रिजल्ट
सबसे पहले आते हैं। जहां दृष्टि पड़ेगी उनके भी रिजल्ट आएंगे, उन भावों के भी। उनके रिजल्ट कम आएंगे। जब कोई ग्रह नहीं होगा। तब आएंगे। अदर वैसे नहीं आएंगे। अगर मान लो कि गुरु की कोई पंचम दृष्टि पड़ रही है और गुरु लगन में बैठा है, तो पांचवें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, तो पांचवें भाव का अपनी दशा अंतर दशा में फल नहीं देगा। देगा, लेकिन पता है उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए मंगल की अंतर्दशा है और सामने बैठे हैं गुरु, ठीक है, तो गुरु की दृष्टि पड़ गई सातवें हाउस पे मंगल पर। गुरु शुभ ग्रह है, तो मंगल के जो रिजल्ट है उनमें वो शुभता लेके आएगा। नहीं, मतलब ग्रहों पे ही असर डालेगा या उस भाव के भी कारक तत्वों पे असर डालेगा? अगर गुरु की अंतर्दशा है और गुरु आपके लगन में बैठे हुए हैं और गुरु की पंचम दृष्टि पड़ती है पांचवें घर पे और सातवें घर पे, उस सातवें और नौवें घर पे, यदि पांचवें सातवें नौवें घर पे कोई ग्रह बैठा हुआ है फिर तो उनका प्रभाव कम आएगा। यदि पांचवें सातवें नौवें घर में किसी में से किसी भी एक में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, फिर रिजल्ट उसका घर का पूरा आएगा। क्योंकि एक सूत्र लिखो आप, आपको मैं लिखवाया नहीं होगा, पहले इनको लिखवा रखे हैं जो पहले किया हुआ है, सूत्र लिखो। कुंडली रीड करने के लिए सबसे पहला सूत्र होता है ये। जब भी आप जब भी आप किसी कुंडली को पढ़े तो उसके मुख्य तीन नियम है। पहला, किसी भी घर पे घर पर पहला अधिकार उस ग्रह का होता है जो वहां बैठा हुआ है। सेकंड रूल, किसी भी घर पर पहला अधिकार उस ग्रह का होता है जो वहां बैठा हुआ है। यदि घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तब उस घर पर यदि किसी भी घर में कोई ग्रह नहीं बैठा, तब जो ग्रह उस घर को दृष्टि दे रहे हैं उनका अधिकार होगा। थर्ड रूल क्या है, यदि किसी घर में ना कोई ग्रह बैठा है और न ही कोई ग्रह देख रहा है, अब उस घर के स्वामी
ज्यादा प्रभाव होगा। कुंडली को रीड करने के 3 नियम हैं। यानी कि किसी भी घर पर सबसे पहला अधिकार उनका होता है जो उस घर में बैठे हुए ग्रह होते हैं। सेकंड, यदि घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा तो उस घर पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों का ज्यादा प्रभाव होता है। यदि किसी घर में कोई ग्रह भी नहीं बैठा है, किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, तो फिर उस घर के स्वामी के ज्यादा रिजल्ट आएंगे, उनका ज्यादा प्रभाव रहेगा। और किसी घर पे अगर तीनों ही हो कि ग्रह भी बैठा हो, दृष्टि भी हो और भावेश तो उसका होगा ही होगा, तब उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में वही होगा जो पहले वाला नियम है। मतलब फिर भावेश और दृष्टि वाले घरों की कोई वैल्यू नहीं होगी? वैल्यू होगी, ज्यादा रिजल्ट उनके आएंगे, ज्यादा अच्छा। प्रभावी वो रहेगा। अच्छा। दृष्टि डाल रहा है, मान लीजिए मंगल की अंतरदशा है, मंगल बैठा है 7वें घर में, जी। मंगल बैठा हुआ है 7वें घर में, और 7वें घर का स्वामी है शुक्र, शुक्र कहीं और बैठा हुआ है, जी। और दशा आती है मंगल की। हाँ। तो 7वें घर के रिजल्ट मंगल की दशा में ज्यादा आएंगे। लेकिन यदि गुरु की दृष्टि है, हाँ। तो गुरु की शुभ दृष्टि होती है, तो हाँ। मंगल के बुरे प्रभाव में शुभता लेकर आएंगे गुरु की दृष्टि के द्वारा। अच्छा। ऐसे आगे पढ़ेंगे इसमें। यदि 8th हाउस में शनि और शुक्र बैठे हो, शनि 9th हाउस के स्वामी हैं और शुक्र 7वें घर के स्वामी हैं। हमारा जो धन योग का नियम क्या कहता है, दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें घर के स्वामी कहीं पर भी एक साथ बैठे हो, या आमने सामने बैठे हो, या एक दूसरे की राशि में बैठे हो, तो एक संबंध बनता है, वो एक धन योग बनता है। अब इसमें अब इसमें क्या है, शनि और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो शुक्र, जब शनि या शुक्र की दशा या अंतरदशा आएगी, तो उस स्थिति में आपने कौन से घर के कार्य करने हैं? क्योंकि धन योग बना हुआ है 8वें हाउस में। धन योग कैसे बनता है ये आपको पता लग गया है। सेकंड, 5th, 9th और 11th घरों के स्वामी जब एक साथ बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे के राशि में बैठे हो, तो इस कुंडली में 8वें हाउस में बन जाता है इनका धन योग। सामने है सेकंड हाउस। आपने कोशिश क्या करनी है, कुंडली के जो बुरे घर हैं, कुंडली के जो बुरे घर हैं उनको यूज करना है। क्योंकि जो शुभ घर हैं वो तो शुभता देकर जाएंगे, जो बुरे घर हैं हमने बुरे घरों को यूज करना है, यूटिलाइज करना है। हमने बुरे घरों को यूटिलाइज करना है। अब सेकंड और 8th हाउस में बुरा घर कौन सा होता है? 8वां। 8वां अगर बुरा होता है तो हमने 8वें घर से संबंधित कार्य करने चाहिए जब शनि या शुक्र की दशा आए।
8वें घर से क्या क्या देखते हैं? एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, माइनिंग जो कोयला खान होती है, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, किसी प्रोडक्ट को बनाना। तो ये 8वें घर से संबंधित कार्य होते हैं। जब शनि या शुक्र की दशा में आप 8वें घर से संबंधित कार्य करेंगे तो आपको धन योग का पूरा लाभ मिलेगा। तो आपको धन योग का पूरा लाभ मिलेगा। अगर यही स्थिति अगर यही योग 6th हाउस में होता, अगर यही योग 6th हाउस में होता, तो 6th हाउस के सामने कौन सा घर है? 12th। 12th। तो हम 12th हाउस को यूज करेंगे। 12th हाउस क्या होता है? विदेश। छठा घर क्या होता है? सर्विस। छठा घर सर्विस का होता है, 7वां घर व्यापार का होता है। तो आप किसी विदेश में जाकर सर्विस करें। अगर विदेश नहीं जा सकते तो किसी अपने स्टेट से अदर स्टेट में जाएं जिनकी संस्कृति आपस में मैच ना करती। या फिर 12th हाउस एमएनसी कंपनी का होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, एमएनसी कंपनी। या फिर आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कार्य कर सकते हैं, एक सेवा के माध्यम से। व्यापार नहीं करना, नौकरी करनी है उसमें। हॉस्पिटल में नौकरी कर सकते हैं, 12th हाउस हॉस्पिटल भी होता है। 12th हाउस जेल भी होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब छठे या 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा है, जब छठे या 12वें जब छठे या 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतर्दशा है, उस समय आपने व्यापार नहीं करना। एक्सिस का अर्थ सही है। किसी भी राजयोग को, धन योग को पूर्णतः प्रयोग करने के लिए, उनका लाभ हमें मिले, उसके लिए हमने एक्सिस को यूज करना पड़ेगा। छठे के सामने 12वां घर है। छठा घर सर्विस का होता है, 12वां घर विदेश का होता है। जब भी छठे घर में बैठे हुए ग्रह या 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, उस समय आपने व्यापार नहीं करना, नौकरी करनी। यानी कि सर्विस करनी, अपने खुद मालिक नहीं बन के काम करना। आप किसी भी रूप में सर्विस कर दे सकते हैं। वो सर्विस प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। और जब 1st हाउस और 7th हाउस पहले या 7वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा हो, उस समय आपने नौकरी नहीं करनी, व्यापार करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब में जॉब छोड़ देंगे, नहीं। अगर आप कोई व्यापार करें अलग से, तो उस व्यापार में अपने मालिक बनकर नहीं बैठना, उसको एक एज ए सर्वेंट के रूप में कार्य करना है। मालिक कोई और हो, आपने उसके नौकर के रूप में, व्यापार के रूप में काम करना है। यदि आप नौकरी पर हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, 1st हाउस या 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह की दशा आती है, तो उस समय आप व्यापार कर सकते हैं। यानी कि
मैं आपको ये नहीं करेगा नौकरी छोड़ के व्यापार करें, नौकरी करें लेकिन आपको व्यापार करने की इच्छा तो व्यापार करें, नौकरी चलती रहे लेकिन व्यापार उस समय अपने और मतलब किसी का नौकर बन के सर्विस नहीं देनी, मालिक बन के व्यापार करना। और यदि यही योग नाइन्थ हाउस में बने, पापा रोटी सेक दूं? अगर यही ये योग बता देना। नाइन्थ हाउस में बने तो नाइन्थ हाउस तो शुभ होता है, ये तो हमें हमारे भाग्य का है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने क्या है, सामने थर्ड हाउस है, सामने क्या है, थर्ड हाउस है। तो जब शनि या शुक्र की दशा हो तब थर्ड हाउस से संबंधित कार्य करें। थर्ड हाउस क्या होता है, मल्टीमीडिया, आपका फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, इंटरनेट से संबंधित कोई भी कार्य या कोई भी एजेंसी से संबंधित कार्य, कोई एजेंसी ले सकते हैं किसी भी, एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं, कोई कमीशनिंग का कार्य कर सकते हैं, कोई प्रिंट मीडिया, अखबार, न्यूज़पेपर, पत्रिका, उनसे संबंधित कार्य कर सकते हैं। और थर्ड हाउस चौथे घर का 12वां होता है, ये चौथे घर से 12वां, और 12वां घर विदेश का होता है, यानी घर से दूर रहकर कार्य करें, घर से दूर रहकर कार्य करें, क्योंकि फोर्थ हाउस घर का होता है और फोर्थ से जो थर्ड हाउस है उसका फोर्थ हाउस का 12वां होता है, और कुंडली का 12वां घर घर से दूर का हो। और अगर यही योग फिफ्थ हाउस में बने तो फिफ्थ हाउस के सामने 11th हाउस है, फिफ्थ हाउस के सामने 11th हाउस है। 11th हाउस लाभ का होता है, बेनिफिट का होता है, इच्छाओं की पूर्ति का होता है। यदि आप पांचवें घर से संबंधित कार्य करें तो आपकी इच्छाएं की पूर्ति होगी, आपको लाभ होगा। पांचवा घर क्या है, पांचवा घर एजुकेशन का है, आप कोई एजुकेशन सेंटर खोल सकते हैं। पांचवा घर बच्चों का है, बच्चों से संबंधित कोई भी चीजें आप कर सकते हैं। पांचवा घर स्पोर्ट्स का होता है, आप कोई स्पोर्ट्स की वस्तुओं की दुकान खोल सकते हैं, सामान बेच सकते हैं। पांचवा घर क्रिएटिविटी का होता है। पांचवा घर शेयर मार्केटिंग का होता है, आप शेयर मार्केटिंग का कार्य कर सकते हैं। यानी कि कहने का जो अर्थ है वो क्या है, हमने एक्सिस पढ़ी, जिस एक्सिस पे कोई भी योग बनता है हमने उस योग को चेक करना है, उस योग को यूज करना है। और ये जरूरी नहीं है कि दोनों ग्रह एक साथ बैठे हों, ये कोई जरूरी नहीं है कि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस दोनों के स्वामी एक साथ बैठे हो, वो अलग अलग भी हो सकते हो, आमने सामने भी हो सकते हैं।
तो ये है। अब शुक्र इसमें सेकंड हाउस में है और शनि 8th हाउस में है। शुक्र सेकंड हाउस में है और शनि 8th हाउस में है। हमने क्या कहा कि जब सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, इनमें से किसी दो घरों के स्वामी आमने सामने बैठ जाएं तब भी धन योग बनता है। शुक्र इनके 5th लॉर्ड है और शनि 11th लॉर्ड है। दोनों आमने सामने बैठ गए, ये भी क्या है? धन योग है। अब इनमें से किन को यूज करें? क्योंकि सेकंड हाउस तो सही है, 8th हाउस बुरा घर घर होता है, तो इनकी दशा में 8वें घर से संबंधित कार्य करेंगे। 8वें घर से संबंधित कार्य करेंगे। आपने एक चीज ध्यान रखनी है, बुरे घरों को हमने यूज करना है। जो बुरे घर हैं 6, 8 और 12 है। अगर एक्सिस ऐसे बना हुआ है तो मैंने 8वें घर को यूज करना है, ऐसे बना तो मैंने 12वें घर को यूज करना है, ऐसे बना हो तो 3rd हाउस को यूज करना है, और ऐसे बने तो 5वें 11वें घर को, 11वें भाव को यूज करना है। एक्सिस जब आप यूज करेंगे, कौन सा ग्रह कौन से घर में धन योग या राजयोग बना रहा है, तो हमने अगर वो चेक करना आ जाता है, उनको यूज करना आ जाता है, तो आपको राजयोग के पूर्ण फल मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हम बुरे घरों का ही क्यों यूज करते हैं? बुरे घरों का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अच्छे घर हो तो हमको अच्छा ही दे के जाएंगे। परेशान कौन करेगा? परेशान बुरे घर करेंगे, तो हम बुरे घरों को ही यूज कर लेते हैं। उसको बोलते हैं यूटिलाइज ऑफ हाउस। अच्छा अच्छा। क्योंकि जो आपका मित्र है वो तो मित्र है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। जो आपका शत्रु है, हमने उसको संभाल के रखना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा, उसका ध्यान देना पड़ेगा। हमें सतर्क रहना पड़ेगा किससे? जो हमारा शत्रु। ऐसे ही कुंडली के जो बुरे घर हैं, बुरे घर का और अच्छे घर का कॉम्बिनेशन बनता है आमने सामने, तो हमने बुरे घर को यूज करना है। जो शुभ घर है वो तो हमें शुभता ही देकर जाएगी। हाँ बस एक दो रोटी अब। ठीक है जी। जी ठीक है। तो हम ऐसे इनको यूज करेंगे। और कुंडली को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कुंडली को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से हैं? धर्म त्रिकोण 1, 5 और 9th हाउस। अर्थ त्रिकोण 2, 6 और 10। काम त्रिकोण 3, 7 और 4 है। मोक्ष त्रिकोण 4, 8 और 12 है। यानी कि धन कुंडली में धन के योग वो चेक करेंगे, धन का योग बना हुआ है। उसके बाद अर्थ त्रिकोण, सेकंड हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस। सेकंड, 6th और 10th, इनमें बैठे हुए घरों के स्वामी
बैठे हुए घर हैं, जो बैठे हुए ग्रह हैं, और इन घरों के स्वामी की दशा या अंतरदशा में धन के योग बनते हैं, उनमें धन आता है। सेकंड हाउस में कोई ग्रह बैठा है, उनकी जब दशा या अंतरदशा आती है तब भी धन आता है, या सेकंड हाउस के स्वामी की दशा या अंतरदशा में धन आता है। ऐसे ही सिक्स्थ हाउस और टेंथ हाउस, इनमें कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है या उनके जो स्वामी हैं उनकी दशा या अंतर्दशा में भी धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये क्या है, अर्थ त्रिकोण, अर्थ यानी के मनी, धन। जब इनको अर्थ त्रिकोण नाम दिया गया तो सीधी सी बात है कि इनसे भी अर्थ का संबंध बनता है, धन का संबंध बनता है। तो इनकी दशा या अंतर्दशा में भी धन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप धन योग को पढ़ सकते हैं। और ऐसे भी हो सकता है यानी कि फिफ्थ हाउस के स्वामी कहाँ बैठे हैं, शुक्र 8वीं राशि में। 8वीं राशि किनकी है, मंगल की। और 11th हाउस के स्वामी कौन है, मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं, तुला राशि में। यानी कि ये शुक्र मंगल के घर में और मंगल शुक्र के घर में। मंगल शुक्र के हाउस में और शुक्र मंगल के हाउस में। और दोनों ही ग्रह कहाँ के स्वामी हैं, 5वें और 11वें घर के। और हमने बताया सेकंड, फिफ्थ, 11th, 9th और 11th, इन घरों के स्वामियों का संबंध जब दोनों एक साथ बैठे हो, आमने सामने बैठे हो, या एक दूसरे की राशि में बैठे हो, तो धन योग बनता है। आप इसके ऊपर अभ्यास करेंगे, बड़ा आसान है, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, सिंपल एक फॉर्मूला है। अब जैसे यहाँ पे मंगल और शुक्र में राशि परिवर्तन हो गया हाँ और जी। शुक्र जो है वो छठे भाव में बैठा है बुरे घर में, तो हमें छठे घर से रिलेटेड जॉब करने पे, सर्विस करने पे फायदा मिलेगा, या 5वें घर के काम करने पे धन का योग बनेगा? जब शुक्र की दशा होगी, हाँ। जब शुक्र की दशा होगी तो आप, छठा होता है हमारा सर्विस का। सर्विस वो प्राइवेट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। आप किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में सेवा करते हुए सर्विस होती है। आप अच्छा। कोई जो ओला कैब होती है सर्विस देते हो, भी सर्विस है। ठीक है जी। तो आप सर्विस का कार्य करें, किसी भी चीज की सर्विस दें, लेकिन वो 12वें घर से संबंधित होनी चाहिए। कि 12वां घर भी बुरा है। 12वां घर क्या है, घर से दूर का है। आप घर से दूर रहकर कोई सर्विस करिए। अगर घर से दूर नहीं रह सकते तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के कार्य में सर्विस दीजिए। और वो भी नहीं कर सकते, किसी एमएनसी कंपनी से जुड़कर कार्य करिए। और वो भी नहीं कर सकते तो किसी हॉस्पिटल से संबंधित कोई उसका सामान है, उसका सेवाएं हैं, कोई डॉक्टर के विषय में, कोई मरीज के विषय, कोई सेवा, ऐसा पर कार्य कर सकते हैं। और जब मंगल मतलब हमने ये देखा कि जब शुक्र की दशा है तो छठा और 12वां घर हुआ एक्टिव,
तो इन दोनों में बुरा घर जो 12वां ज्यादा है, इसलिए 12वें घर से आपने कहा। नहीं, बुरे दोनों ही है, छठा हाँ, भी है और 12वां 12वां भी भी है। है। हाँ लेकिन छठा घर, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, जो छठे घर में बैठे हुए ग्रह की या 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा आए, तो उस समय आपने कोई व्यापार नहीं करना, आपने नौकरी करनी है, नौकर बन के काम करना आपने। हाँ। और जब दशा आती है फर्स्ट हाउस में बैठे ग्रह की या 7वें हाउस में बैठे हुए ग्रह की, तब आपने नौकरी नहीं करनी, तब आपने व्यापार करना है, ठीक है। मालिक बनकर व्यापार करना है। तो छठा हाउस और 12वां हाउस दोनों ही बुरे हैं, लेकिन हाँ हमने छठे को भी और 12वें को, दोनों को यूज करना पड़ेगा। छठा अगर क्या है, सर्विस चीज का है। आप मान लीजिए कोई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का आपने कोई स्टार्ट किया, लेकिन आपने मालिक बनकर नहीं करना, अब किसी और के नाम हो सकता है वो कंपनी, आपने उसमें एक एज ए सर्विसमैन के रूप में कार्य करना है। और अगर दशा शुक्र के अंतर्गत मंगल की दशा और अंतर्दशा, तो ऐसे में क्या होगा फिर? उसके ऐसा होता है क्योंकि हम साल 2 साल के लिए किसी कार्य को नहीं बदल सकते, ठीक है जी ना। भाई 2 साल में कुछ और कार्य कर लिया, फिर 2 साल कुछ और, ऐसे कर नहीं सकते, तो जी फिर जी आदमी कितने कार्य करेगा। तो दशाएं होती है, दशा कम से कम 6 साल की होती है, सूर्य की होती है, ठीक है। शुक्र जी की दशा 20 साल की है, तो हम 20 साल तक एक काम को चला सकते हैं, ठीक है जी। जो छोटी जो अंतर दशाएं आती हैं, उनमें आप थोड़ा छोटा छोटा मतलब कार्य कर सकते हैं, तो बदल नहीं सकते भाई, मतलब कि अब आपने सर्विस कर लिया, अब आपने कार्य किया किसी लोहे का, 2 साल बाद आपने कार्य कर लिया किसी किसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कर लिया आपने, फिर अंतरदशाई 1.5 साल बाद आपने कुछ और कर लिया, अब ऐसे नहीं कर सकते। तो ज्यादातर राजयोग और धन योग की जो नियम रखते हैं वो दशाओं पर लगते हैं, क्योंकि दशाएं लंबे समय के लिए होती हैं और लंबे समय तक हम उन कार्य को कर सकते हैं। हाँ, हम छोटे अंतराल में भी उनका लाभ ले सकते हैं, जैसे पंचम मंगल की अंतर्दशा आती है, शुक्र में मंगल की अंतर्दशा आती है, तो उस समय मंगल कार्य ज्यादा करेगा। शुक्र को नहीं देखना उस समय, हमने मंगल को देखना है। मंगल 5th हाउस में है और 5th हाउस शेयर मार्केटिंग का है, आप उस समय शेयर मार्केटिंग कर सकते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक है। क्योंकि छोटे अंतराल के लिए आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन हर बार साल 1.5 साल बाद कार्य नहीं बदल सकते। आज आपने स्पेयर पार्ट की शॉप खोली 20 लाख रुपए लगाकर, 2 साल बाद अंतरदशा चेंज हो गई, फिर दशा आ जाती है 8वें घर से संबंधित, फिर आपने स्पेयर पार्ट की दुकान को बंद करके एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दी, ऐसा नहीं कर सकते ना। जी जी जी। तो इसीलिए राजयोग के जो नियम होते हैं, धन योग के नियम, वो ज्यादा लगते हैं दशाओं पर। दशाएं कोई 10 साल की होती है, कोई 20 साल की है, कोई 18 साल की है, कोई 6 साल की है, ठीक है। यदि अंतरदशाएं हैं, हम उसमें 2-2.5 साल के लिए छोटा कार्य करके लाभ ले सकते हैं। जैसे जैसे शुक्र की महादशा है और मंगल की अंतरदशा, ठीक है। जी मंगल बैठे पंचम हाउस में, पंचम हाउस की चीज का है, पंचम हाउस, आप उस समय शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आप उस समय कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, उसमें पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। आप उस समय कोई भी स्पोर्ट्स का सामान का कुछ मतलब आप थोड़ा बहुत काम कार्य कर सकते हैं, ठीक है, 2-2.5 साल के, सिर्फ वो पैसे मतलब उसको यूज करने के लिए। और मंगल का एट्रीब्यूट क्या है, मंगल होता है जमीन, आप उस समय जमीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। जब आप उस समय जमीन खरीदेंगे, तो जमीन आपको धन देकर जाएगी, आपको लाभ देकर जाएगी, क्योंकि आप कोई प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट खरीदने के बाद आप उसको पड़ा रहने देंगे साल 1.5 साल के लिए, वो ऑटोमेटिक भाव बढ़ेंगे, आप उसको बेच देंगे, कोई कार्य तो हुआ नहीं, देखो बिजनेस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम छोटी अंतरदशाओं को यूज कर सकते हैं छोटे समय के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी
धन योग या राज योग आपको, अगर उनको आप यूज नहीं करोगे, उन घरों का आपको कुछ दे के जाएगा, लेकिन जितना आप चाहते हैं उतना नहीं दे के जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि कुंडली में राजयोग बना हुआ है और व्यक्ति कहते हैं कि कुंडली में राजयोग में मुझे कुछ मिला ही नहीं उस समय, क्योंकि उसने उस राजयोग को यूज किया ही नहीं। जिस घर में बना है उस घर से संबंधित कार्य किए ही नहीं। और एक और ध्यान रखें, कोई भी राजयोग बनता है और वो राजयोग बनता है लगन कुंडली में, तो हम उसको चेक करेंगे फिर नवमास कुंडली में भी। अगर नवमास कुंडली वो बनता है सही तो उसकी पावर और बढ़ जाती है। केवल लगन कुंडली के बनने से पूर्णतया फल मिलेंगे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नवमास कुंडली जो होती है वो ग्रहों की पावर को देखने के लिए होती है, और नवमास कुंडली आपके भाग्य की होती है। वो ग्रह जो लगन कुंडली में राजयोग में सम्मिलित हैं, बने हुए हैं, वही ग्रह यदि नवमास कुंडली में ऐसे राजयोग बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि राजयोग के पूर्ण फल मिले। तो सभी ने ये चेक करना है, लगाकर देखना है कुंडलियों में, और सभी के पास 15 या 20 कुंडलियां सभी के पास होंगी। 15 या 20 कुंडलियां सभी के पास, उससे ज्यादा हो सकती हैं। आपने इनको लगाकर देखना है कैसे लगता है। एक कुंडली बोलिए किसी की भी। एक आपने शुरू में बोला था कि सिंगल ग्रह से भी मान लो वो बन सकता है धन योग। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दूसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठा है तो वो भी धन योग बन गया। बन गया, बिल्कुल बन गया, क्योंकि वो सेकंड हाउस का स्वामी है। सेकंड हाउस का स्वामी, संबंध बन गया उसका, तो सेकंड का स्वामी है। और पंचम में बैठ गया तो पंचम बैठने से पंचम का भी स्वामी बन गया साथ में। हमारा जो नियम कहता है कि कोई भी ग्रह जिस घर में बैठता है उस घर में उसका अधिकार हो जाता है जी। तो सेकंड का स्वामी जब पंचम हाउस में बैठेगा, यानी कि सेकंड का स्वामी है, वो तो दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट है कि उसका स्वामी हो गया, संबंध है। पंचम में आकर बैठ गया तब भी उसका क्या हो गया, पंचम से संबंध बन गया, तो वो ग्रह भी आपको धन देकर जाएगी जब उसकी दशा दशा आएगी। या अंतरदशा आएगी। कोई भी ग्रह चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जब तक उसकी दशा या अंतरदशा नहीं आती वो कोई रिजल्ट नहीं देता। चाहे कितना ही बुरा ग्रह हो, कितना अच्छा ग्रह हो। तो इसमें अगर किसी के पास कुंडली है, उसको आप जानते हो, तुम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं अपने आप इनको लगाकर देखिए। कल को फिर हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे आगे। और जब आप इसको लगा के देखो, कुंडली में लगाओगे, तभी इसका ये हम जानकारी होगी कि काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है जी। ठीक है जी। कल का क्या रहेगा जी? कल की क्लास है, नहीं, विषय क्या रहेगा? विषय रहेगा दशा टेक्निक। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, जैसे अभी मान लो धनु लग्न है, उसमें सूर्य जो हो गया पंचमेश हो गया और शुक्र जो हो गया वो लाभेश हो गया, और सूर्य और शुक्र दोनों मिलके सप्तम भाव में आके बैठ गए। लेकिन सप्तम भाव में वहां पे राहु वाहु भी और शनि ऐसे ग्रह भी, कोई बुरे ग्रह भी आके बैठ गए।
तो क्या धनियोग का असर कम हो जाएगा या राजयोग का असर कम हो जाता है? देखिए राजयोग का असर अगर कब सुन कम ले होता है? राजयोग का असर कब कम होता है? जब उन घरों के साथ 3, 6 और 11 घरों के स्वामी बैठे, त्रिशडायक लॉर्ड बैठे। त्रिशडाया लॉर्ड बैठते हैं। तीसरे, छठे और 11वें घर के स्वामी यदि साथ में बैठ जाएं, या वो राजयोग के जो ग्रह हैं, जो स्वामी हैं, जो ग्रहों ने राजयोग बनाया, जैसे मान लीजिए शनि है, मेष लग्न की कुंडली में शनि 10वें घर के स्वामी भी है और 11वें घर के स्वामी भी है। ठीक है। और पंचमे सूर्य हम्म। सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ विष्णु लक्ष्मी राजयोग के बारे में, ठीक है? तो एक राजयोग बनता है विष्णु लक्ष्मी राजयोग। पंचमेश और दशमेश एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन साथ में जो शनि है वो 11वें घर के स्वामी भी है। और पाराशर ऋषि जी ने तीसरे, छठे और 11वें घर को सबसे बुरा घर कहा गया। तो शनि 11वें घर के स्वामी भी है, 10वें घर के स्वामी भी है। तो यहाँ पर राजयोग ब्लेमिश हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। जब दो ग्रह राजयोग बना रहे हैं और उनमें से कोई एक ग्रह साथ में त्रिशडाया का लॉर्ड होता है, तो हम कह सकते हैं कि राजयोग में कमी है। या उनके साथ जो ग्रह बैठा हुआ है, या उनके साथ, जैसे आपने बताया कि सूर्य और शनि, बोला आपने शुक्र, सूर्य और शुक्र। सूर्य और शुक्र सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं और जी। उनके साथ कोई बुरे घर का स्वामी आ जाता है, तो हम कह सकते हैं थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते। और राहु, राहु जिस घर में बैठेगा उस घर का स्वामी हो जाता है। राहु को पढ़ने का, केतु को पढ़ने का एक अलग तरीका है, जी जी। ठीक है ना? राहु की जो दशाएं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? राहु कई बार क्या होता है कि अच्छे ग्रह के साथ बैठने पर भी बुरा फल दे देता है। वो डिपेंड होता है कहाँ बैठा, कौन से घर के स्वामी के साथ बैठा। आप एक बार राहु केतु पे अलग से क्लास ले लेना पूरी। राहु केतु की क्लास के लिए मेरे पास 2-3 बार मैसेज आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर से भी 4-5 बार मैसेज आए हुए हैं, सर आप राहु की क्लास नहीं ले रहे। और मैं सोचा राहु का को मुझे टाइम लग ही नहीं रहा राहु के लिए स्पेशल। आप हम लोगों की क्लास में ले लो, एक क्लास जो है राहु केतु के ऊपर ले लो, वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देने वाले हैं। राहु की दशा को पढ़ने का भी अलग से टेक्निक होती है, राहु और केतु। जी। तो इसकी करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को, बुधवार को। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया कि सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ गए, विष्णु लक्ष्मी योग बना लिया, पर सूर्य और शनि तो एक दूसरे के तात्कालिक शत्रु हो गए अगर इकट्ठे बैठ गए, साथ में अपने नैसर्गिक शत्रु भी हैं, तो पंचदा मैत्री के हिसाब से भी अति शत्रु हो गए। तो ऐसे में क्या योग, क्या शुभ रहेगा ये? बिल्कुल शुभ रहेगा, क्योंकि थोड़ी उनके जो एट्रीब्यूट है, जो उनके कारकत्व हैं, जी। उनमें दिखते हो सकते हैं। जैसे सूर्य क्या है, पिता है। सूर्य और शनि एक साथ बैठते तो उस स्थिति में कैसे, उस समय पिता और पुत्र के संबंधों में दिक्कतें हो सकती है। पिता और पुत्र में अच्छा। संबंधों में दिक्कतें हो सकती है। सूर्य और शनि जब एक साथ बैठते हैं तो बंधन योग भी कहते हैं। बंधन यानी कि जेर योग, किसी बंधन में होना। शनि जी। और राहु एक साथ बैठे हो तो उसको जेल योग कहते हैं। शनि और राहु कुंडली में एक साथ बैठे हो उसे पिशाच दोष भी कहते हैं और उसे जेल योग भी कहते हैं। सूर्य और शनि एक साथ हो कहीं पर भी तो उसको बंधन योग कहते हैं। तो किसी न किसी प्रकार का बंधन होता है
एक वो जेल भी हो सकती है, या कोई मानसिक रूप से कोई बंधन हो सकता है, परेशान हो सकता है व्यक्ति उस समय। सूर्य शनि नैसर्गिक शत्रु हैं, ये बात सही है, लेकिन वो साथ में राजयोग में भी है। केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ होते हैं, ऐसा भी कहा जी गया है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो जब वो राजयोग में आ जाएंगे तो राजयोग के फल ज्यादा मिलेंगे, उनकी जो नैसर्गिक जो चीजें वो भी चलेंगी, लेकिन वो कब चलेंगी? जब सूर्य और पिता और पुत्र में संबंधों में दिखते, उस समय देखो, एक कर्म होते हैं तीन प्रकार के: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। पूर्व जन्म में आपने जैसे भी कार्य किए, जैसे आपने कर्म किए अच्छे या बुरे, तो अच्छे या बुरे कर्म आपने संचित कर लिए, आपने एकत्रित कर लिए। उन संचित कर्मों के आधार पर आपका प्रारब्ध लिखा जाता है, जो वर्तमान की कुंडली है। आपका भाग्य लिखा जाता है, आपके जीवन में क्या होगा वो प्रारब्ध होता है, वो निश्चित है। क्रियामान क्या है? इस जीवन में आकर आप जो कर्म करते हैं वो क्रियामान है। इस जन्म के कर्मों से आप पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को थोड़ा बहुत सुधार सकते हैं, लेकिन आप मंत्र जाप से, आप पूजा पाठ से पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को काट सकते हैं। तो क्या है? क्रियामान है। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। जैसे सूर्य और शुक्र आपने कहा कि विष्णु लक्ष्मी राजयोग बना रहे, और सूर्य की दशा आ जाती है, और हम कहते हैं कि सूर्य दशा में उसको राजयोग के फल मिलेंगे। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? उस दशा के दौरान अपने पिता के साथ संबंध खराब कर लेता है, अच्छा अनदेखी कर देता है, लड़ाई झगड़े कर लेता है, अपमान कर लेता है। जैसे ही उसने पिता का अपमान किया, पिता का मान सम्मान नहीं किया, घर से बाहर कर दिया, या जो उसके पिता के प्रति जो कर्तव्य है उनको गहन नहीं किया, वहन नहीं किया, तो सूर्य आपका खराब हो कब जाता हो है। गया? तो आपको सूर्य के पूर्ण फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्रारब्ध में क्या है? प्रारब्ध में आपको राजयोग मिला कुंडली में, लेकिन आपने वर्तमान में आकर अपने कर्मों के द्वारा उस प्रारब्ध लिखे गए राजयोग को खराब कर लिया। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ऐसे बहुत सारे योग हैं जिनको हम अपने वर्तमान जीवन में अपने कर्मों के द्वारा खराब कर लेते हैं। एक पिता अपने कर्मों द्वारा अपने बच्चे के कर्म को सुधार सकता है। एक बच्चा अपने अच्छे कर्मों के द्वारा पिता के द्वारा किए कर्मों को सुधार सकता है। जी तो इसीलिए जब किसी, जैसे मंगल, यदि मंगल राजयोग में सम्मिलित है, राजयोग में इंक्लूड है, और उस समय हम जब मंगल की दशा आती है, अपने छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ संबंध खराब कर लेते हैं, छोटे भाई के साथ दगा कर लेते हैं, उसको परेशान कर देते हैं, तो हमने मंगल को खराब कर लिया। और जैसे मंगल आपका खराब हुआ, आपकी जमीन खराब हो जाएगी, आपके जमीन में झगड़े हो जाएंगे, कोर्ट केस हो जाएंगे, और मंगल के राजयोग में आपको पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। ठीक ठीक। तो इसीलिए हम अपने प्रारब्ध को क्रियामान, इस जन्म में किए गए कर्मों के द्वारा और बढ़िया बना सकते हैं। अच्छा, आपने बताया मंत्रों से जो है वो अपने प्रारब्ध के जो कर्म है या उनके फल है उनको क्या बदला जा सकता है क्या? बिल्कुल, कर्म को कर्म से नहीं काट सकते, अग्नि से अग्नि नहीं कटती, जल से जल नहीं कटता, उसी प्रकार कर्म से कर्म नहीं कटते। लेकिन मंत्र जाप द्वारा, प्रभु की भक्ति द्वारा आप अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को भी काट सकते हैं, पूरे कर्मों को। अच्छा अच्छा। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, आप उसको कर सकते हैं। मैं आपको एक आगे लिखवाऊंगा कल क्लास में,
एक नारद पुराण में लिखी गई है ऑयल रेमेडी, सरसों के तेल के उपाय। जी सरसों का तेल किस दिन लगाना चाहिए, जिस दिन लगाने से क्या होता है। शनि की 7.5 है, शनि की दशा है, अंतरदशा है, कितने बुरा शनि हो तो आपने किस दिन उस ऑयल रेमेडी करना है, तेल को लगाना है, तो इससे शनि आपको अच्छा फल देके जाएगा। ठीक है जी, ठीक 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 ठीक। आज के लिए इतना ही है, तो आप इसको लगा के देखिए और कुंडलियों पर लगा के देखना, सभी ने लगा के देखनी है, एक या दो के ऊपर, ताकि आपको याद हो जाए कैसे ये काम करता है। फिर कल को हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है गुरु जी। कोई कुंडली आपकी है, आपके परिवार में किसी की है, वह उसको उस समय ज्यादा धन मिला, वही से टाइम उसको धन बहुत मिला, तो उसको चेक करें क्या वो उसमें कोई धन योग था इसमें उसको उस समय धन की प्राप्ति हुई। ठीक है गुरु जी। सॉरी ठीक है गुरु जी, जी, मैं बहुत प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता है तो पूछता रहता हूँ मैं। प्रश्न पूछना अच्छी बात है, प्रश्न पूछना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। बस बड़ी बात यह है कि डाउट ना रहे इस दिमाग के अंदर, डाउट रहेगा फिर वो संदेह बहुत बड़ा हो जाता है। जी 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 जी। ठीक है, ऐसी कोई बात ठीक। नहीं, प्रश्न दिमाग में पूछिए, ऐसी बात नहीं। बहुत धन्यवाद गुरु जी। ठीक है जी, शुभ रात्रि, जय श्री शुभ। राम, कल जय मिलेंगे। श्री। जय जय श्री श्री राम सर। राम।